हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। भैया जी, इतिहास गवाह है, अगर कोई व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करने के लिए जाता है तो कुछ लोग उसकी टांग पकड़ के खींचते हैं। कहने का मतलब उसका सपना पूरा होने ही नहीं देते। रियल एग्जाम्पल ले लो यार, अगर आप कोई सपना देख रहे हो कि मुझे ये काम करना है, आप उस काम को करने के लिए पूरा अपना 100% देते हो, पर आपके जो नालायक दोस्त है ना, वो नालायक दोस्त आपके काम को पूरा होने ही नहीं देंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं भैया जी? इतिहास में एक ऐसा व्यक्ति था जिसने पूरे विश्व को जीतने की बात कही थी। उस व्यक्ति का नाम है सिकंदर महान। सिकंदर महान ने पूरे विश्व को जीतने की बात करी और उस पर इसने बहुत काम किया। कहने का मतलब वो एक विश्व विजेता बनने ही वाला था कि भारत के कुछ लोगों ने उसके विश्व विजेता बनने के सपने को ही तोड़ दिया। उसके इस सपने को तोड़ा किसने? नंबर 1 नाम आता है चाणक्य का और नंबर 2 नाम आता है सिंध प्रांत के राजा पोरस का। इस पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले जो भी भाई मेरे चैनल पर नया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन जरूर बजाना और वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना। भाई साहब, बात करता हूं, ये है सिकंदर। सिकंदर महान यूनान का एक राजा था। इसने एक सपना देखा कि मैं पूरे विश्व को जीतूंगा और इसने उस सपने पर काम भी किया। कहने का मतलब यूनान से लेकर भारत के जो पड़ोसी देश हैं, इराक, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बहुत सारे देशों पर अपनी प्रभुसत्ता स्थापित भी कर दी। पर जैसे ही ये भारत में एंट्री करी तो भारत के 2 महान व्यक्ति, नंबर 1 चाणक्य, नंबर 2 राजा पोरस ने इसके सपनों को चकनाचूर कर दिया। चलो इस पर बात करने वाले, उससे पहले इसकी थोड़ी बेसिक जानकारी हम ले लेते हैं। ये कौन था, क्या था? देखो मकदूनिया, देखो इसके जो पिता थे उनका नाम था फिलिप्स। क्या नाम था? फिलिप्स सेकंड। ये मकदूनिया पर राज क्या करते थे? मकदूनिया या यूनान, मकदूनिया का राजा थे फिलिप्स। तो मकदूनिया पे जब फिलिप्स का राज था तो इनका जन्म हुआ, सिकंदर का जन्म हुआ 356 ईसा पूर्व में। भाई समय बीतता गया, जब ये थोड़े से बड़े हुए तो इन्होंने अपने पिता से कहा कि पिताजी, एक दिन ना मैं पूरे विश्व को जीतूंगा। सिकंदर ने ये बात कही तो इनके पिता ने इनकी इस बात को बचपन की बात समझकर इग्नोर कर दिया। समय बीतता गया तो फिलिप्स के ये जो हैं, इनके जो पिता है, इन्हीं के कुछ सुरक्षा गार्ड थे। सुरक्षा गार्ड जो होते, उन्होंने फिलिप्स की कर दी हत्या। और जब फिलिप्स की हत्या कर दी, फिलिप्स की मृत्यु हो गई, तो मकदूनिया की गद्दी पर कौन बैठेगा? मकदूनिया की गद्दी पर बैठा सिकंदर, मात्र 20 वर्ष की आयु में। जब इसकी आयु 20 वर्ष की थी तो ये बैठा गद्दी पर मकदूनिया की पे। तो इनके एक गुरु थे जिनका नाम था अरास्तु। क्या नाम था? अरास्तु। भाई अरास्तु एक बहुत बड़े दार्शनिक थे, बहुत ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति था। तो सिकंदर ने अपने गुरु से कहा कि गुरुदेव, मैं पूरे विश्व को जीतूंगा। तो भाई गुरु, देखो यही बात इसने अपने पिता से भी कही थी, पर पिता ने इसकी बात को समझा नहीं। पर जब सिकंदर ने यही बात अपने गुरु से कही तो गुरु ने कहा कि हां, तेरे इरादे पक्के हैं, तू पूरे विश्व को जरूर जीतेगा। तो अपनी गुरु की इसी बात को मानकर ये निकल पड़ा पूरे विश्व को जीतने के लिए। भाई इसने ना पूरे यूनान को जीत लिया और जब पूरे यूनान को जीत लिया ना तो इसका जो मनोबल था वो थोड़ा और बढ़ गया। इसने कहा कि जब मैं यूनान को जीत सकता हूं तो पूरे विश्व को जरूर जीतूंगा। और भैया जी ये लग गया पूरे विश्व को जीतने, और विश्व को जीतने की होड़ में भाई विश्व जीतते जीतते ये पहुंच गया भारत के पड़ोसी देशों के पास। भारत के जो पड़ोसी देश है उनके पास पहुंच गया। उन्हीं में एक देश था ईरान। क्या नाम था? ईरान। ईरान अपने आप में बहुत शक्तिशाली देश था। ईरान जो था अपने आप में बहुत शक्तिशाली उस टाइम में देश था ईरान। इसके जो ईरान के जो राजा है उनका नाम था दारा। क्या नाम था? दारा नाम था। भाई दारा जो ईरान के जो शासक है, दारा, ये अपने आप में बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे, बहुत बड़ी सेना थी इसके पास। जब क्या कहते हैं सिकंदर इसके सामने आता है और इन दोनों के बीच में युद्ध होता है तो
तो दारा की सेना ही ना वो काफी हद तक ताकतवर थी, तो सिकंदर पर हैवी पड़ गई। तो सिकंदर की सेना क्या हुई, थोड़ा सा पीछे हट गई। पर दारा को यह एहसास हो गया कि भाई सिकंदर के पास इतनी बड़ी फौज है कि वो कभी भी मुझे हरा भी सकता है। एक डर था एक जगह। तो उसने एक पत्र भेजा किसके पास, राजा पोरस के पास। किनके पास, राजा पोरस के पास। तो राजा पोरस से उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि मुझे कुछ हाथियों की और कुछ सैनिकों की जरूरत है। राजा पोरस जो थे ईरान के जो राजा दारा, उनसे बड़ी मित्रता मानते थे। तो इन्होंने क्या करा, कुछ हाथी और कुछ सैनिक भेज दिए। अब भैया सिंध से ईरान तक जाने के लिए तुरंत तो पहुंच ना जाएंगे, टाइम लगेगा। पर भैया सिकंदर के कुछ गुप्तचर जो थे ना दारा की टीम में थे, उन्होंने तुरंत सिकंदर को बता दिया कि ये इसने एक राजा है पोरस, वहां से सहायता मांगी है और उनके पास विशाल हाथियों की पावर है। अगर वो दारा की टीम में मिल गए तो दारा को हराया नहीं जा सकता। तो सिकंदर एकदम डर गया। उसने तुरंत क्या किया कि जब तक पोरस की सेना और हाथी दारा के पास आते, सिकंदर ने क्या किया, तुरंत इस पर हमला बोल दिया। सिकंदर ने तुरंत क्या किया, दारा पर हमला बोल दिया और दारा को तुरंत क्या किया, हरा दिया। दारा की सेना कमजोर पड़ गई और दारा पर उसने कब्जा कर लिया। कहने का मतलब ईरान, इराक, पाकिस्तान सभी पे क्या हुआ, सिकंदर का पूर्ण रूप से कब्जा हो गया। अब सिकंदर को एक बात सताने लगी कि भाई कौन सा ऐसा राजा है जिसने मेरे खिलाफ दारा के लिए सैनिक भेजे, हाथी भेजे। तो उसके अंदर एक डर पैदा होने लगा कि मेरी इतनी बड़ी शक्ति और इतने बड़े साम्राज्य को जीतने के बाद में मेरा प्रचार पूरे विश्व में है, और कौन सा ऐसा राजा है जिसने मेरी ताकत के सामने मुझसे डरने की अपेक्षा मेरे खिलाफ खड़ा हो गया। तो यहां पर क्या हुआ, सिकंदर के मन में कहीं ना कहीं डर पैदा हो गया। सिकंदर ने कहा भाई इससे तो बात करनी पड़ेगी। अब सिकंदर ने क्या करा, अपने गुप्तचर है ना, राजा जो थे पोरस की टीम में कुछ गुप्तचर भेज दिए। अब गुप्तचरों ने वहां जाकर इंक्वायरी करी, राजा पोरस के वहां पर जाकर इंक्वायरी करी और उन्होंने कहा, आए गुप्तचर और सिकंदर को बताया कि सर उनके पास तो बहुत बड़ी सेना है, बहुत बड़ी मात्रा में हाथियां हैं। कहने का मतलब उनकी जो सेना शक्ति है वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। अब भाई पोरस के बारे में उन्होंने इतनी बात जब बताई सिकंदर को, तो सिकंदर की जो सेना थी वो भाई जो यूनान से लड़ती हुई आ रही है, पैदल चलकर आ रही है, सेना भी तो थक गई ना, उनका मनोबल भी तो थोड़ा सा टूटने लगा था। पर पोरस की जो सेना है वो एक्टिव थी। तो सिकंदर को यह लग गया कि अगर पोरस की सेना से मैं लड़ाई करूंगा तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ परसेंट मुझे नुकसान देखना पड़ेगा। हार नाम का शब्द नहीं था उसकी लिस्ट में, पर उसने सोच लिया कि कुछ ना कुछ नुकसान मुझे भुगतना पड़ेगा। तो इसके लिए उसने क्या किया भाई, सबसे जब उसे लगा पोरस से जीता नहीं जा सकता तो पोरस की कमजोरियों की तरफ उसने ध्यान दिया। मैं बता रहा हूं, अगर भारत के छोटे छोटे राजा अगर आपस में नहीं लड़ा करते तो कोई भी विदेशी शक्ति भारत में आ नहीं सकती थी। हमारा विदेशी लोग हम पर हमेशा आक्रमण करके हमसे जीते क्यों, उसका रीजन है हमारे यहां क्या था, छोटे छोटे राजा हुआ करते थे। इस राजा को मार रहे हो तो वो राजा कुछ नहीं कह रहा, उसे मार रहे हो तो वो राजा कुछ नहीं कह रहा। अखंडता का यूज करके भाई साहब उन्होंने भारत को तोड़ दिया था विदेशी शक्तियों ने। तो उन्हें पता था कि पोरस से अगर मैं डायरेक्ट लड़ूंगा तो पोरस मुझे मार के भगा देगा। तो सिकंदर सीधा पहुंच गया राजा अंभी के पास। ये रे राजा अंभी भाई, राजा अंभी क्या थे, ये तक्षशिला के राजा थे। जब तक्षशिला के राजा आए तो इन्होंने सोच लिया, राजा अंभी पता कैसा राजा था, डरपोक राजा था, अय्यास राजा था। कहने का मतलब इसने सोच लिया कि सिकंदर आके मुझे मारेगा, निश्चित मारेगा। तो इससे पहले ही सिकंदर के आगे सिर झुका लिया इसने कि महाराज मैं तो आपके शरणों में हूं। तो राजा अंभी ने यहां पर सिकंदर के सामने क्या किया, सिर झुका लिया। तो उसे पता चल गया भाई अंभी तो अब हार मान गया, तो पोरस के खिलाफ यहीं से मुझे कार्रवाई करनी चाहिए। सिकंदर बहुत ज्यादा चालाक व्यक्ति भी था। सिकंदर ने अंभी से
पूरी जानकारी निकाल ली राजा पोरस के बारे में। और राजा पोरस से के बारे में जब जानकारी निकाल ली तो सिकंदर, अब भाई कमजोरी पता पड़ गई अंभी से उसकी, पोरस की। और भाई साहब पोरस बेवकूफ ने क्या किया, अपने हाथी और अपनी सेना सिकंदर को दे दी। कहने का मतलब सेना भी दे दी और उसके राज भी खोल दिए और हाथी भी दे दिए। भाई हाथी जो है ना युद्ध में बहुत बड़ा काम किया करते थे हाथी। और भैया फिर क्या था, देखो यहां झेलम नदी है, झेलम नदी, झेलम नदी के तट पर, झेलम नदी के तट पर 327 ईसा पूर्व, 327 ईसा पूर्व भैया राजा अंबी ने अपनी सेना दे दी, हर तरीका से परिपूर्ण होकर सिकंदर, ये सिकंदर 327 ईसा पूर्व में झेलम पर भाई साहब युद्ध करने के लिए खड़ा हो गया राजा क्या मैं आपके पोरस के सामने। और राजा पोरस, आप झेलम नदी को पार करने का बड़ा कॉन्सेप्ट कि झेलम नदी को पार कैसे किया जाए। अब सिकंदर के सामने बड़ी समस्या आ गई, नदियों को पार करने, तभी तो वो उससे लड़ता, पोरस से लड़ता, पर कुछ ना कुछ दिमागबाजी कर कर वो झेलम नदी को पार कर गया। और झेलम नदी को पार करके वो किससे भिड़ पड़ा, राजा पोरस से भिड़ पड़ा। और भैया राजा पोरस और इसके बीच में बहुत बड़ा युद्ध चला। और इस युद्ध में भाई ना तो राजा पोरस हारा और ना ही सिकंदर जीता। जब युद्ध बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में चलता रहा तो एंड में भाई देख राजा पोरस की शक्ति छिड़ हो गई। जब शक्ति छिड़ हो गई तो सिकंदर ने अपने सैनिकों से कहा कि राजा पोरस को उस रथ से उतारकर मेरे पास लाओ। तो राजा पोरस इनके सामने पहुंचे और जब सामने पहुंचे तो उन्होंने कहा कि या तो ये स्वीकार कर लो कि मैं हार गया और नहीं तो आपकी गर्दन कलम कर दी जाएगी। राजा पोरस बहुत ज्यादा साहसी राजा थे, उन्होंने कहा कि मैं झुकूंगा नहीं और ना ही तेरे सामने अपनी तलवार नीचे डालूंगा, बेशक तू मेरी गर्दन काट दे। जब इतनी बात राजा पोरस ने सिकंदर के सामने बोली तो सिकंदर भी एक महान राजा था, साहसी राजा था, और पोरस भी एक महान और साहसी राजा था। तो पोरस की ये इस बात से खुश हो गया सिकंदर और उसने कहा कि भाई मान गया मैं तुझे। कहने का मतलब ना तो उसे अपने अधीन रखा पोरस को और उसे उसका राज्य वापस दे दिया। भाई झेलम का ये युद्ध बहुत बड़ा युद्ध हुआ। अब कहने का मतलब जो पोरस था वो कुछ टाइप से गुलाम भी बन गया, इसका सिकंदर का गुलाम भी तो बन गया। अब क्या था, अब भैया अब था मेन टारगेट भारत की तरफ बढ़ना, भारत पर कब्जा करना। अब भैया जब तक्षशिला पे आक्रमण किया, राजा अंभी ने गद्दारी करी, तो वहां के जो प्रोफेसर है उनका नाम था चाणक्य। चाणक्य सीधा भाई जब जहां पे लफड़ा हुआ तो चाणक्य सीधा पहुंच गया मगध, यहां मगध पे आ गया। कहां गया, मगध आ गया। मगध पे जो राजा थे वो थे घनानंद, घनानंद राज्य किया करते थे। घनानंद बड़े अश्लील व्यक्ति थे भाई। इन्होंने आके घनानंद को समझाया कि घनानंद ऐसा है कि सिकंदर ना बिल्कुल दरवाजे पे खड़ा है, ब्यास नदी के दरवाजे पे। अगर तुम नहीं सुधरे, अगर सभी छोटे छोटे राजाओं को नहीं मिलाया तो भाई साहब वो सीधा भारत में आ जाएगा और भारत की जनता को कितना परेशान करेगा, कितना लूटेगा, उसका तुम अंदाजा लगा नहीं सकते। पर घनानंद अपने मजे में मस्त। घनानंद ने क्या किया, चाणक्य की बात को तो नहीं सुना, उसे अपने दरबार से फेंक और दिया, उसकी चुटिया पकड़कर फेंक और दिया। तो चाणक्य ने वहां कसम भी खाई कि घनानंद चुटिया को मैं उस दिन बांधूंगा जिस दिन तेरा नाश ले लूंगा। तो घनानंद से तो इनका बास पड़ा नहीं चाणक्य का, पर चाणक्य था बड़ा दिमाग का तेज। जब ये लौटकर ब्यास नदी पर पहुंचे, यहां पर ब्यास नदी है, ब्यास नदी पर सिकंदर की जो विशाल सेना थी वो खड़ी थी भारत में एंट्री करने को। तो चाणक्य ने अपने कुछ शिष्यों के साथ मिलकर वहां एक अफवाह फैला दी कि भैया जो भी ब्यास नदी है पार करेगा वो मारा जाएगा, जो भी इस ब्यास नदी को पार करेगा वो बीमारी से मारा जाएगा। और भैया जो सिकंदर की सेनाई, सिकंदर की जो सेना थी वो कमजोर हो गई। कुछ औका जब युद्ध होता है तो तलवार लग जाती है, वहां घाव हो गए, वहां इंफेक्शन हो गए, तरह तरह की बीमारियों से वहां लोग वाग मरने लगे, सिकंदर की सेना मरने लगी थी। तो चाणक्य ने और चाणक्य के चेलन ने मिलकर वहां अफवाह फैला दी कि जो ब्यास नदी है पार करेगा वो मारा जाएगा। अब सैनिकों में फैल गया, हलचल मच गई कि भैया जो ब्यास नदी है पार करेगा वो मारा जाएगा।
अब क्या था भाई, कुछ तो उनमें ये भय बढ़ गया और कुछ दिनों बाद भाई साहब ब्यास नदी में आ गया बहुत बड़ी मात्रा में पानी। और जब अपार मात्रा में पानी आ गया तो सिकंदर ने अपनी सेना को खूब कोशिश करी समझाने की कि कैसे भी ब्यास नदी को पार करो, हमें उस इलाके को जीतना है। पर सेना ने कहती जी तुम्हें जाना हो तो तुम जाओ, हमें ना जानो, हमने सुना कि पल्ली पार जाएंगे तो मारे जाएंगे, वहां बीमारी है। ये कहने का मतलब जो राजा के सैनिक थे वो पीछे की ओर मुड़ने लगे। भारत की जगह वो पीछे, भारत में एंट्री करनी थी उन्हें, भारत में एंट्री ना करके वो कहा हुआ पीछे की ओर मुड़ने लगे। भैया हम ना जामे भारत में, यहां पे तो जैसे ही नदी पार करेंगे मारे जाएंगे। क्योंकि चाणक्य ने बहुत बड़ी वहां अफवाह फैला दी थी कि जो भी ब्यास नदी को पार करेगा वो मारा जाएगा। अब क्या है भैया, अब तो जब राजा भी अब क्या करे, राजा अकेले युद्ध थोड़ी करेगा। और उस टाइम भाई साहब जो मगध साम्राज्य है पूरे भारत में फैला हुआ था, बहुत बड़ी अपार शक्ति थी उस टाइम। कहने का मतलब अगर मैं ताकत की बात करूं तो बहुत बड़ी ताकत थी उस समय मगध साम्राज्य की, बहुत बड़ी ताकत जिससे लड़ना असंभव था। पर भैया जो मगध का राजा था उस टाइम घनानंद, वो बहुत ज्यादा बेकार राजा था। अगर किसी कारण से सिकंदर भीतर एंट्री कर जाता तो यह निश्चित था कि मगध पर वो अपना कब्जा कर लेता, अपने झंडे को लहरा देता। पर चाणक्य की बुद्धि ने इतना बड़ा काम किया, उन्होंने ये अफवाह फैला दी भाई साहब भागो यहां बीमारी है। कहने का मतलब सैनिक वापस होने लगे और 326 ईसा पूर्व में भाई साहब यहां से ये वापस जाने लगे। भाई यहां से तुरंत सिकंदर ने सोचा कि जब सेना ही वापस हो रही तो मैं ही क्या करूंगा। कहने का मतलब इस जगह आकर उसका जो सपना था विश्व विजेता बनने का वो यहां पर आकर टूट गया और वो अपने देश की तरफ वापस चलने लगा। और चलते चलते सन 323 ईसा पूर्व जब वो ईरान पहुंचा, कब 323 ईसा पूर्व में जब वो ईरान पहुंचा। और भैया ईरान पहुंचकर ईरान में एक जगह बेबीलोन, क्या नाम है, बेबीलोन जगह पर इसने अपने प्राण त्याग दिए। बेबीलोन में इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि इसकी मृत्यु मलेरिया से हुई और कुछ लोग कहते हैं कि जब युद्ध में यह लड़ता था तो इसके शरीर पर जो घाव बन गए थे उनमें इन्फेक्शन के कारण इसकी मृत्यु हुई। कहने का मतलब मात्र 32 साल की उम्र में, भाई 32 साल की उम्र में इसने कम से कम 80% पूरे विश्व को जीता, 80% विश्व को जीत लिया था भाई साहब। और 32 साल की उम्र में इसकी मृत्यु हो गई। कहां पर, बेबीलोन में। कब हुई, 323 ईसा पूर्व में। ये थी भैया इसकी कहानी। सिकंदर महान भारत में आ ही नहीं पाया, किसकी वजह से, आपके राजा जो थे पोरस की वजह से और एक चाणक्य की चालाकी की वजह से। इसका एक घोड़ा भी था जिसका नाम था, कुछ महान वो बता दे रहा हूं, इसका एक घोड़ा था जिसका नाम था बाऊ केफला। इसके नाम पर ना इसने एक शहर भी बसाया था झेलम नदी के तट पर। सिकंदर महान का घोड़ा था जिसका नाम था बाऊ केफला के नाम पर झेलम नदी के तट पर इसने क्या बनाया था, एक शहर भी बसाया था। ये है, तभी तो मैंने कहा कि किसी के सपनों को पूरा नहीं होने दिया है, उसकी टांग पकड़ कर खींचने की आदत है। इसी तरह सिकंदर का जो सपना था ना विश्व विजेता बनने का, उसकी टांग पकड़ कर खींच ली चाणक्य ने और सिंध प्रांत के जो राजा हैं पोरस ने। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।